गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा वी डिस्कस्ड फ्रॉम लास्ट 2 days द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेसिकली, यानी मेटलर्जी पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो बेटा वैसे तो ये पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है, लेकिन कंपटीशन से एनटीएससी में आएगा, एनटीएससी से नहीं हटाया गया है। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पोर्शन करा रहा हूँ, लेकिन बोर्ड से हटा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेटलर्जी में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में क्रशिंग एक प्रोसेस पढ़ा, उसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, उसके बाद जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। नाउ द एक्सट्रैक्शन जो हमने किया कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल का, अभी भी जो हमें मेटल मिला वो इतना प्योर मेटल नहीं है, उसके अंदर स्टिल द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ओवर देयर। तो उसको बिल्कुल 100% प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं मेटल की, ठीक है ना। तो मेटल ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड मीन्स, जो हम लोगों ने मेथड कल डिस्कस किए थे उनसे इतना प्योर नहीं होता वहाँ पे। इसका मतलब उस मेटल को हम क्या बोलेंगे, क्रूड मेटल बोलते हैं। अब रिफाइनिंग के लिए, प्योरीफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट टेक्निक इज़ लिकेशन। लिकेशन में क्या करते हैं कि जिस भी मेटल को हमें रिफाइंड करना है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इजीली पिघल जाए, और जो इम्प्योरिटी है वो इजीली ना पिघले, ना मेल्ट हो, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस मेटल को, इस इम्प्योर मेटल को स्लोपिंग हर्थ के ऊपर रखेंगे फर्नेस के अंदर, और उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, क्योंकि मेटल जो है वो इजीली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट होके नीचे इजीली कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हम इम्प्योरिटी को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, किससे, प्योर मेटल से, ठीक है। और हमारे पास ये मेथड जो है एप्लीकेबल है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ दोज मेटल्स ओनली वेयर द मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि वो पहले पिघल जाए और इम्प्योरिटी ना पिघले, वो ऊपर ही रहे, तभी तो हम प्योरीफाई कर सकते हैं। तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड लीकेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी हटा दिया गया सिलेबस से। नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन में हमें पता है कि हमारे पास जो मेटल है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे वोलेटाइल नेचर होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। वोलेटाइल मतलब वो इजीली क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। और जो इम्प्योरिटी है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। अब मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी है, जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो मेटल का नेचर है वोलेटाइल, तो मेटल के वेपर बन के क्या होंगे, कंडेंसर के थ्रू एक रिसीवर, दूसरे रिसीवर में क्या होंगे, आने स्टार्ट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे वो वेपर्स, जिनको हम अलग कर लेंगे। और जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी थी मेटल की, वो वहीं पड़ी रहेगी कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर में पड़ी रहेगी, और दूसरे कंटेनर में हमारे पास क्या हो गया, मेटल कलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम प्योरीफाई करते हैं मेटल्स को, और ये मेथड इम्पोर्टेंट है टू प्योरीफाई द मर्करी, कैडमियम एंड जिंक। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक जनरल और वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द प्योर मेटल। और यहाँ पे जनरली कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल को इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइंड किया जाता है, ठीक है ना। होता क्या है, बेसिकली एनोड जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास क्रूड मेटल की थिक रोड उसकी बना दी जाती है, और जो हमारा कैथोड होता है वो कैसा होता है, प्योर मेटल यहाँ पे ले लिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं उसी के साल्ट सॉल्यूशन का। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो बेटा होता क्या है, बेसिकली आपके पास है एनोड। एनोड हमने लिया था जो कि इम्प्योर यानी क्रूड मेटल की रोड है। दिस कैथोड इज़ प्योरीफाइड, और बैटरी से जोड़ दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की और साल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, तो एनोड से क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आने स्टार्ट होंगे, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव जैसे ही कैथोड के पास जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे कॉपर बन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्योर मेटल से प्योर मेटल को क्या कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पे नीचे बॉटम पे गिरती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। मतलब यानी कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी वो तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज यू कैन सी ओवर हियर एज ए एनोड मड, ठीक है। तो वही हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पे कि एनोड के ऊपर जो इम्प्योर एनोड था हमारे पास, कॉपर का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे निकलेंगे, और आपके पास कैथोड में क्या होगा, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, कॉपर बना लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर जो इम्प्योर मेटल होता है
वो किसका बना होता है, एनोड, एनोड बनाता है, और जो प्योर मेटल है वो कैथोड बनाता है। कंपटीशन अगेन एनटीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जोन रिफाइनिंग एंड द वेन आर्टिकल मेथड आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स, कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऑफ वेरी हाई प्योरिटी फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। बहुत हाई प्योरिटी में जब हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का मेटल चाहिए तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं जोन रिफाइनिंग और वेन आर्कल मेथड यूज़ करते हैं। डिटेल में नहीं जाना इनकी, बस इतना ही आपको पढ़ना है। 11th में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे इनकी जब नीट की प्रिपरेशन करोगे। अब बेटा हम लोगों ने क्रशिंग पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन में हमने हाइड्रोलिक फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा, ठीक है ना, लास्ट में रिफाइनिंग पढ़ा। अब इन चारों टेक्निक को हमें क्या करना है, लगाना है डिफरेंट डिफरेंट। पहला है मेटलर्जी ऑफ आयरन, ठीक है ना, आयरन को कैसे निकालते हैं इन इन टेक्निक्स को लगा के। फिर मेटलर्जी ऑफ कॉपर और फिर मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम। अब मैं कल आपको सिर्फ एक ही समझाऊंगा, मेटलर्जी ऑफ आयरन, उसके बाद मेटलर्जी ऑफ कॉपर और जो एल्युमिनियम है वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।